नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो एनसीईआरटी या आरबीसी बेस्ड है। और जैसा कि आप सबको विदित है, 2-3 दिन से न्यूज़ में चल रहा है कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को नहीं होगी, मतलब महीने भर आगे जाने की आशंका है। तो जो अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं उनको यही सलाह है कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए ताकि आप ट्रैक से भटके नहीं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे कंसेप्ट है एनसीईआरटी आरबीसी की बुक्स में कंसेप्ट है वो पढ़ें, क्योंकि पिछली बार भी जैसे टोकन इकोनॉमी, अल्फ्रेड एडलर वाला एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्वेश्चन आए थे जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से आए थे। तो आपको ध्यान देना चाहिए एनसीईआरटी बुक्स पर भी, क्योंकि आपको अगर समय मिल रहा है, अगर 26 तारीख तक जैसे आ जाएगी सूचना, और अगर महीने भर आगे बढ़ती एग्ज़ाम, तो आपको एनसीईआरटी आरबीसी किताबें ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है जो कम्युनिटी टैब में डाले गए थे मेरे द्वारा। अब कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे, सर आंसर नहीं देते हो आप, या तो अगर आंसर ऐसे दे भी दिया तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और अगर ये 15-20 मिनट में अगर मैंने इसको समझा दिया तो आप क्वेश्चन हल कर पाओगे और हर प्रश्न आपको समझ पाएगा कि क्यों गलत कर रहे हैं। और अधिकांश क्वेश्चन है जिनमें अधिकांश बच्चे गलत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक बात और बता देता हूँ शुरू करने से पहले, कि जो बच्चे फर्स्ट बार सिलेबस कर रहे हैं वो ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, और जो बच्चे 30 में से 30 लाना चाहते हैं या जिनकी मजबूत तैयारी है वही बच्चे ये वीडियो बढ़िया समझ पाएंगे या उनके लिए बेस्ट साबित होगा। बाकी जो एक बार सिलेबस अभी नहीं किया है वो उनसे यही सलाह है कि आप पहले सिलेबस करें, उसके बाद मैदान में उतरें। तो धन्यवाद। अब शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, मतलब अचेतन का मनोविज्ञान। ये बुक है, ये किसकी है? द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस। पहला है अल्फ्रेड एडलर, दूसरा है सिगमंड फ्राइड, कार्ल युंग और केरेन हार्नी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस किसकी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने वही स्क्रीनशॉट लिया है जो कम्युनिटी में क्वेश्चन डाले गए थे। उसमें से देखो 92% लोगों ने सिगमंड फ्राइड कर दिया। ये क्या है, लोगों की मनोवृत्ति बन गई है, जहाँ भी अचेतन आ जाए वहाँ सिगमंड फ्राइड कर दो, और जहाँ भी इसकी मतलब जहाँ भी कुछ शब्द ऑप्शन में स्कीमा दिखे तो स्कीमा कर दो। ये मतलब मनोवृत्ति बन गई है सबकी। तो द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, अब जरूरी नहीं है अचेतन आते ही आप सिगमंड फ्राइड करो। तो ये पुस्तक है कार्ल युंग की। किसकी है? जिसे युंग या जुंग भी कहते हैं, ये कार्ल युंग की पुस्तक है। सही ऑप्शन होगा सी। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अल्फ्रेड एडलर, जो अल्फ्रेड एडलर को आप सब जानते होंगे, क्योंकि अब तो आप सब इससे परिचित होंगे। अल्फ्रेड एडलर सब परिचित है लोग आजकल तो, लेकिन 2018 में ये क्वेश्चन आया था अल्फ्रेड एडलर का हिंता मनोग्रंथि, जिन्होंने कई लोगों की सगाइयाँ तोड़ दी थी। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन की वजह से कई लड़के फेल हो गए थे, और इस अल्फ्रेड एडलर की वजह से। तो ये जाना पहचान नाम है। सिगमंड फ्राइड, इसके बारे में सब जानते हैं। अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और सिगमंड फ्राइड ना पढ़े तो साइकोलॉजी अधूरी रह जाती है। कार्ल युंग, जिसने सामूहिक अचेतन का संपर्क दिया था। इसके अलावा ये विश्लेषणवाद के जनक भी कहे जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड है, लेकिन विश्लेषणवाद के जनक कार्ल युंग कहे जाते हैं। और इन्होंने अंतर्मुखी बहिर्मुखी 2 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व, वही कार्ल युंग है। और केरेन हार्नी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मूल दुश्चिंता, बाल्यावस्था में मूल दुश्चिंता का संपर्क दिया था। तो ये केरेन हार्नी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केरेन हार्नी का भी आ सकता है इस बार, तो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया कार्ल जुंग या युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस सिद्धांत में चिंतन को एक उपवाचिक बातचीत कहा गया है? सब वोकल टॉकिंग। किसका सिद्धांत है जिसमें चिंतन को एक उपवाचिक बातचीत कहा गया है? अब ये भी देख लो आप, पियाजे के सिद्धांत में सबने पियाजे लगा दिया। 84% लोग जो पियाजे लगा रहे हैं उनका मतलब एक ही है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अगर अजीब सा लग रहा है तो मतलब उसमें पियाजे होंगे। और सच भी है, क्यों ऐसी टर्म्स आती है जो पियाजे ने ही दी है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर उपवाचिक बातचीत है, अगर सिद्धांत की बात करें, चिंतन की बात चल रही है, तो चिंतन के 2 सिद्धांत आए थे। चिंतन के 2 सिद्धांत आए थे। नेक्स्ट पेज देखो, चिंतन के 2 सिद्धांत आए थे। पहला सिद्धांत था केंद्रीय सिद्धांत, जिसके पक्षधर जीन पियाजे भी हैं। केंद्रीय सिद्धांत ये कहता है कि चिंतन में तर्क, कल्पना सबका समावेश होता है, और ये मानसिक संक्रियाएं होती है, मन की संक्रियाएं होती है, उनसे संपादित होता है चिंतन। दूसरा आया था परिधि सिद्धांत, जिसके जनक कहे जाते हैं। परिधि सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है वॉटसन को।
किसको जाता है? वॉटसन को। वॉटसन ने कहा था कि हम पूरे शरीर के सारे चिंतन करते हैं। ये तो परिधि सिद्धांत का मतलब हो गया हम शरीर के सारे चिंतन करते हैं। वॉटसन की ये परिभाषा स्टेटमेंट भी है कि हम पूरे शरीर के सारे चिंतन करते हैं। इन्होंने मानसिक संक्रियाओं को महत्व नहीं दिया, इन्होंने प्रौद्योगिक संक्रियाओं मतलब शारीरिक क्रियाओं को महत्व दिया। और इन्होंने कहा कि हम अपने आप से बातचीत करते हैं चिंतन के लिए, हम खुद से बातचीत करते हैं और इसी को उपवाचिक बातचीत कहा गया है। तो ये कहने वाले थे वॉटसन, तो इसका सही आंसर हो गया वॉटसन। नेक्स्ट प्रश्न, संबंधन अभिप्रेरक की आवश्यकता तब होती है जब, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ, जब लोग अपने को खतरे में महसूस करें, जब लोग अपने को असहाय महसूस करें, जब लोग प्रसन्न होते हैं, उपयुक्त सभी। तो संबंधन अभिप्रेरक की आवश्यकता जो कि एटकिंसन ने दी थी, एटकिंसन ने इसके बारे में महत्वपूर्ण कार्य किया था संबंधन अभिप्रेरक के बारे में। तो इसमें जब लोग अपने को खतरे में महसूस करें तब भी संबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई बच्चा या कोई भी मनुष्य अगर खतरे की अवस्था में है तो संबंध बनाएगा, किसी के साथ पास जाएगा, किसी के साथ संबंध बनाएगा। अगर ऐसा है तो भी संबंध बनाएगा। और जब लोग प्रसन्न होते हैं, खुशी होती है, तब भी हम दूसरे के पास जाते हैं। ये नहीं है कि खुशी हो अकेले अकेले खुशी मना ली, तो अगर खुशी होगी तो भी हम दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे या संबंध बनाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। अब आप देख पा रहे हैं 75 लोग हैं % लोग ऐसे हैं जो एक के ऑप्शन उपयुक्त सभी पर जा ही नहीं रहे। अब कहाँ से तैयारी कर रहे हैं वो तो पता नहीं उनका। अधिगम असक्ता का लक्षण है। अब देखो, अब कुछ क्या है, लगभग बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच बैठते हैं कि अधिगम का मतलब केवल पढ़ाई से है। केवल अधिगम पढ़ाई नहीं है। आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, यही अधिगम है। आप कोई चीज़ पकड़ना सीख रहे हो, यह अधिगम है। मतलब हर चीज़ अधिगम है, कुछ भी सीखो अधिगम है। अब मतलब अधिगम अक्षमता का मतलब हम लगा लेते हैं कि मतलब पढ़ाई में कमज़ोर होगा, लिखने, बोलने, गणना करने, ये 3-4 है। तो ये कोई भ्रम हो, डिस्मोर्फिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेज्य है, बोलने संबंधी, मतलब ये सब है। और यही अधिगम असक्ता का लक्षण है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नई जगह पर आसानी से खो जाना। तो ये अधिगम असक्ता है, क्योंकि नई जगह पर बालक समय व स्थान की समझ नहीं हो पाएगी। स्थान की समझ नहीं होगी तो वह दिशा की समझ नहीं होगी, तो वो नई जगह पर आसानी से खो जाएगा। दूसरा है स्थान समय दिशा बोध की कम समझ। ये 2012 आरटीआई में आया था शायद, और इसमें एक ऑप्शन यही दिया हुआ था, स्थान समय दिशा बोध की कम समझ। पेंसिल को नुकीला करना और दरवाजे का हैंडल पकड़ना, ये दोनों हस्त निपुणता से संबंधित अधिगम आवश्यकताएं हैं। और दोनों में हस्त निपुणता में क्या होता है, मतलब हस्त समन्वय नहीं कर पाता, वो हस्त में निपुण नहीं हो पाता, इसलिए क्या करता है, पेंसिल को नुकीला करता है, दरवाजे का हैंडल नहीं पकड़ पाता। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर ये नहीं है होगा इसका उपयुक्त सभी, तो इसके लिए मैंने आगे पूरा इसका लिया। एनसीईआरटी किताब से है ये, और एनसीईआरटी किताब में आप देख सकते हो अधिगम वाला चैप्टर है, उसके पीछे लास्ट में लिया अधिगम के ये लक्षण है अधिगम असक्ता के। कौन कौन सी, देखो, अक्षरों, शब्दों और वाक्यांशों को लिखने में, लिखी हुई सामग्री को पढ़ने में और बोलने में बहुधा कठिनाई पाई जाती है। यदि इनमें श्रवण दोष नहीं होता फिर भी उनमें सुनने की समस्याएं पाई जाती है। ये तो एक हो गया अधिगम असक्ता। दूसरा देखो, अधिगम असक्ता वाले बच्चों में अवधान से जुड़े विकार पाए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब इसमें बालक का ध्यान नहीं रहता, अवधान नहीं दे पाता, ध्यान शीघ्र टूट जाता है, या वो क्या करता है एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। जैसे कुछ बच्चों को देखा होगा कि एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, तो ये इनमें अवधान संबंधी विकार पाए जाते हैं। आगे देखो, तीसरा देखो, अधिगम असक्ता बच्चों में स्थान व समय की कम समझ होती है। मतलब नई जगहों को आसानी से नहीं पहचान पाते, अक्सर खो जाते हैं, तो गुम हो जाते हैं। उनके समाज में, दिमाग में, माइंड में संज्ञानात्मक मैप नहीं बन पाता, स्थान निर्धारण नहीं कर पाते। वो समय की कमी के कारण या कालबोध की कमी के कारण अपने काम के स्थान पर या तो समय से पहले, जैसे विद्यालय जाना है तो या तो समय से 2 घंटे पहले उठ गए या 2 घंटे बाद में उठ गए, तो मतलब उनमें समय का भी बोध नहीं रहता। उन्हें दिशा बोध की समस्या रहती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इनकी भी समस्या रहती है। अधिगम असक्ता वाले बच्चों का पेशी समन्वय, देखो, हाथ का समन्वय या हस्त निपुणता अपेक्षा निम्न कोटि का होता है। इसी कारण वो पेंसिल को नुकीला करना, दरवाजे का हैंडल पकड़ना में असक्षमता और साइकिल चलाने में असक्षमता होती है। और ये एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में साफ। नेक्स्ट देखो, ये बच्चे काम करने, मुख्य अनुसूंग समय अनुसूंग में असफल होते हैं, सामाजिक संबंधों का मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाते,
बच्चों में आमतौर पर प्रत्यक्ष विकार पाए जाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष संबंधी विकार पाए जाते हैं। इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं करवाते, दृष्टि इंद्रिया, श्रवण इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, गति इंद्रिया, इनसे संबंध। ये देखो एक इंपॉर्टेंट, दरवाजे की घंटी और फोन की घंटी में भेद करने में भी असफल होते हैं। इसका मतलब ये अधिगम सक्षमता क्या है, मतलब ये सब आपके इसके लक्षण है अधिगम सक्षमता। इसके अलावा पठन वैकल्य, बोलने में, सुनने में, गणना करने में, ये सभी विकृतियाँ भी पाई जाती है। तो आपको ये से नहीं समझना है कि अधिगम सक्षमता केवल पढ़ने से होगी, ये ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहार को टुकड़ों में बांट कर सुधारने में बल देता है? तो ये तो आपको पता होगा, इसके अंदर का जो क्रिया प्रश्न ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी है, वो सिद्धांत को, व्यवहार को टुकड़ों में बांट कर सुधारने में बल देता है। लगभग सही आंसर दिया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, और बढ़िया क्वेश्चन है। सीटेट में क्वेश्चन आया था, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब लगभग मैंने अनुकूलन दिया है। देखो अनुकूलन के 2 स्टेप है, एक आत्मसातीकरण है, एक समायोजन है, 2 चरण है, और इनके बीच जो संतुलन बिठाता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, संतुलिकरण। अब जो ये अगर अनुकूलन कब होगा, जब आत्मसातीकरण की क्रिया होगी, समायोजन की क्रिया होगी, उन दोनों के बीच इक्विलिब्रेशन होगा, संतुलनीकरण होगा, तो फिर अनुकूलन मानेंगे हम उसको। तो इसमें अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए तो पहले उन पे जाना चाहिए आपको। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव, मतलब क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, नई स्कीम पुरानी स्कीमा में चेंज कर रहा है, और जहाँ भी चेंज की बात आई वहाँ आपको करना है आत्मसातीकरण, और इसका सही आंसर होगा आत्मसातीकरण। और अगर आ जाए कि नई स्कीमा में मॉडिफाई कर रहा है, ओल्ड स्कीमा है उसमें मॉडिफाई कर रहा है, कोई चीज़ परिवर्तित कर रहा है, सॉरी चेंज कर रहे तो आ रहा है आत्मसातीकरण। और अगर आ जाए मॉडिफाई कर रहा है, उसको संशोधित कर रहा है, तो करना है आपको समायोजन। और दोनों के बीच अगर संतुलन बिठा रहा है तो उसे बोला है इक्विलिब्रेशन, और ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं? विलियम वुंट, कार्ल रोजर्स, कोलमैन ग्रिफिथ और फ्रोबेल। तो ये लगभग ने सही आंसर दिया है, और खेल मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं कोलमैन ग्रिफिथ। कुछ लोगों ने कहा कि सर फ्रोबेल होगा, कोल्डवेल, हेनरी कोल्डवेल कुक होगा। सर ने ऑप्शन नहीं दिया हेनरी कोल्डवेल कुक का, इसमें कोल्डवेल कुक होगा। तो ये खेल विधि के जनक कहे जाते हैं हेनरी कोल्डमैन कुक, और फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी, लेकिन यहाँ खेल मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं तो कोलमैन ग्रिफिथ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक द्वितीयक पुनर्बलन है जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलन के साथ किया गया हो, तो ये होगा सामान्यीकृत पुनर्बलन। इसका सभी लगभग बच्चों ने सही आंसर दिया है, सामान्यीकृत पुनर्बलन। जैसे मतलब घंटी है तो घंटी के साथ अगर अन्य आवाज़ जैसे साइकिल की घंटी की आवाज़ वगैरह सामान्यीकृत हो गई, तो ये एक से अधिक पुनर्बलन होंगे जो प्राथमिक पुनर्बलन के साथ युग्मित हो जाते हैं, तो इसके बोलेंगे सामान्यीकृत पुनर्बलन। ये भी शायद आरपीसी में आया था, पर्सन फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुराग्य त्रिकोण किसने कहा है? प्रोफेसर यशपाल, श्री जेपी नाइक, रोहित धनखड़, रंजना अरोड़ा। तो जैसा कि आपको बताया प्रोफेसर यशपाल है वो शिक्षा बिना बोझ के एक नारा देने वाले तथा एनसीएफ 2005 की जो यशपाल समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कहे जाते हैं प्रोफेसर यशपाल। और ये जो समानता, गुणवत्ता और परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुराग्य त्रिकोण कहा है, ये कहा है जेपी नाइक ने। और आप बात करें अगले तीसरे ऑप्शन से रोहित धनखड़ की, तो ये राजस्थान से एकमात्र ऐसे थे जो यशपाल जो की फोकस समूह बने थे, या जो 35 सदस्य थे, 35 सदस्य थी प्लस 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे, टोटल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे एनसीईआरटी में। और जिस समिति 38 सदस्यों की ये समिति थी, और इसमें एकमात्र राजस्थान के थे श्री रोहित धनखड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर रंजना अरोड़ा है वो क्या है, इस 3 एनसीईआरटी जो 3 एनसीईआरटी के जो सदस्य थे उनमें एक रंजना अरोड़ा भी, तो ये उनमें से थे। तो अब आप ये सर एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ में आप एक बुक आती है, जैसे आप नेट पे मिल जाएगी, एनसीएफ 2005 लगा के नेट पे मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बुक आती है, 180 पेजों की है, और आपको 180 पेज पढ़ने नहीं है। ये मत समझ ला सर 180 पेज के कैसे पढ़ेंगे, एक एनसीएफ के लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको 180 पेज नहीं पढ़ने है, उसके आगे शुरू के 5 पेज लिखे हुए हैं, और 5 पेज में पूरी एनसीएफ की थीम दी हुई है। अगर वो पढ़ोगे आप तो आपका पूरा एनसीएफ क्लियर हो जाएगा कि सर एनसीएफ में होता क्या है। अब हम क्या होते हैं, कुछ ऐसे कोचिंग्स में या बुक्स के शिकार हो जाते हैं जो मतलब उनमें पूरा मैटर नहीं दिया होता, तो अब 180 पेज का पूरा मैटर कौन देगा, कोई नहीं देगा।
तो मतलब इसमें से अगर मेन थीम पढ़नी है तो शुरू के अगर 5 पेज उनकी थीम पढ़ लें, यशपाल के द्वारा लिखी हुई पूरी